हेलो बच्चों, मैं आपका अपना मुकेश सर आज एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी को करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। आज जो हमारा चैप्टर है बेटा वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, हर एक चीज़ों को बड़ा आसानी से सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, इसमें जैसा कि आपको पता है कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में, कि कोई भी खाना खाते हैं हम लोग, खाने में हमारा प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है और भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है। उनका डाइजेशन होने के बाद, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अगर डाइजेस्ट हो जाएगा तो बेटा बन जाता है ग्लूकोज। क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। अगर प्रोटीन टूटता है तो उससे क्या बन जाता है बेटा? प्रोटीन को टूटने से बन जाता है हमारे बॉडी में अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर फैट टूट जाता है तो उससे फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बन जाते हैं। तो देखिए आपका लिखा गया है कि फैट के टूटने से फैटी एसिड या ग्लिसरॉल वगैरह बन जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको रेस्पिरेटरी पाथवे में ले जाना है। रेस्पिरेटरी पाथवे में जहाँ पे आपका क्रेब साइकिल चल रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा है बेटा, वहाँ पे इनको ले जाने के बाद रेस्पिरेटरी पाथवे में हमको एटीपी बनाना पड़ेगा और वही एटीपी हमारा सेल अपने वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन, जो कि सेल के अंदर में होता है कि नहीं? रेस्पिरेशन में क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन की सहायता से जो ग्लूकोज है या अमीनो एसिड है और ये जो फैटी एसिड है, इनको क्रेब साइकिल हो गया, कहीं कहीं देखते होगे आपने लिंक रिएक्शन देखा होगा। ग्लाइकोलिसिस में तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन सब में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये सब एरोबिक पाथवे होते हैं और अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को वहीं पे जाना है ताकि ये सब टूट करके एटीपी का फॉर्मेशन करे और उसी एटीपी से हमारा सेल अपना काम करेगा, वेरियस एक्टिविटी को करेगा। अच्छा, जब ये सब टूटेंगे बेटा, ग्लूकोज टूटने से जानते हो, एक ग्लूकोज टूटने से 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि एक क्रेब साइकिल जब चलता है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो क्रेब साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, लिंक रिएक्शन में बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये आपके लिए हार्मफुल है, या आप इसको बाहर फेंक दोगे। CO2 हार्मफुल फॉर यू, एनिमल के लिए हार्मफुल है। प्लांट तो इसको यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में, वो ग्लूकोज बना लेता है, और एनिमल के लिए तो बेटा ये हार्मफुल है। तो हम लोग उसको बाहर फेंक देते हैं। और हम लोगों को चाहिए क्या? हमारे लिए क्या चाहिए बेटा? हमारे लिए ऑक्सीजन चाहिए। हमारे को ऑक्सीजन कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, ताकि हम लोग ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इन सबको ब्रेक डाउन करके एटीपी बना सके सेल के अंदर में, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर जाता है और ऑक्सीजन अंदर आता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इसमें एक्सचेंज हो रहा है गैस का, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या? ऑक्सीजन को अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को और फैटी एसिड को तोड़कर एटीपी बनाना पॉसिबल नहीं है आपके बॉडी में, रिस्पायरेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए जरूरी है कि इनका ऑक्सीजन को लाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को उसके बदले में हम लोग छोड़ते हैं। तो यही कहलाता है ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग को कॉमनली रेस्पायरेशन कहा जाता है। कॉमनली क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन नहीं बोलिएगा, रेस्पायरेशन बोल रहा हूँ। कॉमन भाषा में उसको रेस्पायरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस सेल के अंदर में चलती है। ठीक है, जो कि एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग तो फिजिकल प्रोसेस है ना बेटा, यहाँ तो एक एक्सचेंजिंग हो रहा है चीज़ों का। तो ये सारी बात समझे। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, है ना? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाता है ना? हमारे लंग्स में ऑक्सीजन कैसे जाता है और लंग्स से ऑक्सीजन फर्दर फिर ब्लड के द्वारा टिश्यू में कैसे जाता है। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ इतना ही समझूंगा कि लंग्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुँचता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रीदिंग प्रोसेस है। तो ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से वो ब्लड के थ्रू
तो आइए बच्चों फिर से देखते हैं, हमारा बीच में वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। द रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन हमारे बॉडी में है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ब्रीदिंग कैसे होता है इसके बारे में सीखेंगे, और यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिए गए हैं उसके बारे में याद रखिएगा। देखिए, हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स से होता है। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स है, और लंग्स से अगर कोई एनिमल रेस्पिरेशन करता है तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है। फिश के अंदर में बात करूं, मछली के अंदर में, तो उसके अंदर में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गिल्स। और अगर कोई एनिमल्स बेटा गिल्स से रेस्पिरेशन करता है तो उसको बोला जाता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आप और एक बात समझिए, जो एम्फीबियन होते हैं, जैसे कि फ्रॉग की बात किया जाए, इस फ्रॉग में मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन होता है, और अगर स्किन से रेस्पिरेशन हो तो इसको बोलते हैं बच्चों क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अगर मैं आपको बात करूं इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट में जो होता है, इंसेक्ट मतलब आर्थ्रोपोडा जो से बिलोंग करने वाले जो होते हैं, तो इंसेक्ट में कुछ ट्यूब होते हैं जिसको ट्रैकिया बोला जाता है, तो उनके अंदर में ट्रैकिया से रेस्पिरेशन होता है, और ऐसे रेस्पिरेशन को बच्चों ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो 4 प्रकार का रेस्पिरेशन आपको याद करना है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो इंसेक्ट में होता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जो फिश में होता है, गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ह्यूमन के बॉडी में लंग्स से रेस्पिरेशन होता है, और लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एम्फीबियन में स्किन से रेस्पिरेशन होता है, मॉइस्ट स्किन से, जैसे फ्रॉग में, लाइक सारे एम्फीबियन में नहीं होता है, यहाँ पे फ्रॉग का पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस मतलब स्किन से रेस्पिरेशन होना, ब्रैंकियल मतलब गिल्स से, पल्मोनरी मतलब लंग्स से, और ट्रैकियल मतलब ट्रैकिया से। ये 4 प्रकार के रेस्पिरेशन आप याद रखेंगे बच्चे लोग। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बेटा अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सो देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान है। देखिए हमारे पास क्या है, नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल का मतलब क्या होता है, जो नाक का ओपनिंग है ना बेटा, उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नाक है ना तुम्हारा, नाक, तो नाक में जो तुम्हारा छेद होता है, जो तुम्हारा नाक में, देखो यहाँ पे नाक है, तो नाक के जो छेद है ना, उसको जो ओपनिंग है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल, ओपनिंग जो होता है। और ये ओपनिंग क्या है बेटा, नाक आपका जो नॉस्ट्रिल है वो क्या है, ऊपर वाला जो लिप है वो लिप के ऊपर में होता है, तो अपर लिप्स के जस्ट एबव में नॉस्ट्रिल होता है। और नॉस्ट्रिल अंदर की तरफ गया है तो एक नाक के अंदर में चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, नाक के अंदर में उंगली डाल करके देखो, अंदर में चैम्बर है, उसको नेजल चैम्बर कहते हैं। वो नेजल चैम्बर जो है बेटा, वो आपका कहाँ पे ओपन होता है, फेरिंग्स में जाकर के ओपन होता है। और जानते हो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था जब डाइजेशन पढ़ा रहा था, तो फूड और एयर का कॉमन पैसेज है। ठीक है। अब जो फेरिंग्स नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर में गया एयर, फिर फेरिंग्स से होते हुए आपका चला जाएगा ट्रैकिया में। ये देखिए नीचे ट्रैकिया आपका बनाया गया है। ठीक है ना बेटा, ये ट्रैकिया बनाया गया है। ट्रैकिया के ऊपर में ये साउंड बॉक्स होता है, इसको लैरिंग्स कहा जाता है। यही इसी के वजह से आप साउंड, हम जो बोल रहे हैं ना, ये साउंड बॉक्स, लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स। और ट्रैकिया के ऊपर में बेटा ग्लोटिस, जो उसका ओपनिंग होता है उसको ग्लोटिस बोलते हैं। और देखो इसके ऊपर में एक कार्टिलेज का बना हुआ, लैरिंग्स भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और एपिग्लोटिस भी कार्टिलेज का बना होता है ना। तो ये कार्टिलेज का बना हुआ है, बोन का नहीं बना हुआ है बेटा, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। तो एपिग्लोटिस जो है वो आपका दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बोलो बेटा, है ना। ये कार्टिलेज का बना हुआ है, और कार्टिलेज का बना हुआ है, ये कवर किया रहता है किसको, ट्रैकिया को। जानते हो क्यों? क्योंकि भाई जब कोई फूड पार्टिकल, आप देखो ये ट्रैकिया है, इसके पीछे क्या होता है, फूड पाइप। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं ना बेटा, तो इसके पीछे कौन सा पाइप होता है, फूड पाइप होता है। तो फूड पाइप में फूड जाना चाहिए और ट्रैकिया में हवा जाना चाहिए, एयर जाना चाहिए। तो गलती से फूड इधर ट्रैकिया में नहीं चला जाए, इसलिए इसके ऊपर में एपिग्लोटिस होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप, इसको कवर किया रहता है। नहीं तो फूड चला जाएगा तो जानते हो ट्रैकिया से फिर लंग्स में चला जाएगा फूड, तो दिक्कत है ना बेटा, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। समझो मेरी बात को। तो फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पासेज है फूड के लिए और एयर के लिए। फेरिंग्स कहाँ पे ओपन होता है, ट्रैकिया में। ठीक है।
लैरिंग्स के बारे में क्या मैंने बताया, लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है कि नहीं। और जब आप स्वेलिंग करते हो, जिसको डिग्लूशन भी कहा जाता है बेटा, स्वेलिंग मतलब डिग्लूशन भी कहते हैं इसको, तो उस समय जो ग्लोटिस के ऊपर में कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हो, वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को। आप जिस समय आप कोशिश करो, निगलने का कोशिश करो कोई भी चीज को, खाना खाने का, और उसी समय जिस समय निगल रहे हो, जिस समय आप स्वेलिंग कर रहे हो किसी भी चीज को, उस समय सांस ले सकते हो नहीं। आप या तो स्वेलिंग कर सकते हो या तो सांस ले सकते हो। क्यों? क्योंकि एक साथ दोनों काम अगर करने की कोशिश करोगे तो फिर, और देखिए कभी कभी ये चीज अनबैलेंस हो जाता है। आप खाना खाते रहते होगे, आपका चावल जो है वो नाक में जाकर के फंस जाता है। क्यों? जल्दी जल्दी अगर आप सांस लोगे तो एयर अनबैलेंस हो जाता है ना बेटा, तो इसके वजह से हो जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है एपिग्लोटिस, ये आपका कहाँ पे होगा, ट्रैकिया के ऊपर में। और जैसे ही आप फूड एंट्री मार कोशिश करो जाने का इसोफेगस में, तो ये आपका बंद हो जाएगा, ताकि फूड जब पास करे तो वो इसोफेगस में चला जाए, इधर ट्रैकिया में नहीं जाए। समझते हो बात को? तो इसका एपिग्लोटिस का फूड को ट्रैकिया में नहीं जाने देने के लिए बनाया रहता है। ठीक है, मतलब फूड एंट्री को प्रिवेंट करेगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा, ट्रैकिया एक स्ट्रेट पाइप है। अब ट्रैकिया जो होता है बेटा ओपन से होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई से बनता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई देखिए यहाँ लिखा गया, पहले ट्रैकिया है, ट्रैकिया जाएगा डिवाइड होगा आगे, प्राइमरी ब्रोंकाई बनेगा, उससे सेकेंडरी ब्रोंकाई, उससे टर्सरी ब्रोंकाई, उससे इनिशियल ब्रोंकियोल, और इनिशियल ब्रोंकियोल से बेटा आपका फाइनली चला जाएगा अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई में। तो इसको कैसे करोगे, और जरा मैं पीछे दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे लोग आपका ये हो गया आपका जगह के ट्रैकिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया जब डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई भी आगे डिवाइड हो गया, तो ये बन गया सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर आगे जाकर के सेकेंडरी ब्रोंकाई भी डिवाइड हो गया, तो ये हो गया आपका जाकर के टर्सरी ब्रोंकाई। और टर्सरी ब्रोंकाई से कलर तो दूसरा पे नहीं है, और टर्सरी ब्रोंकाई से जब ये और डिवाइड हो गया तो ये इनिशियल ब्रोंकियोल हो गया, ठीक है। और इस इनिशियल ब्रोंकियोल में ये आपका अल्वियोलाई अटैच होता है, ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो लेबलिंग करो, ये हो गया आपका ट्रैकिया, ये क्या हो गया बेटा आपका ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया से क्या बन गया प्राइमरी ब्रोंकाई, क्या बन जाएगा आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई से क्या हो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई हो जाएगा। तो ये देखिए आपका ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाकर के डिवाइड हो गया ये टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है। टर्सरी ब्रोंकाई आगे जाकर के डिवाइड हो गया बेटा ब्रोंकियोल, या इसको हम लोग इनिशियल ब्रोंकियोल बोलते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल बोलते हैं। और ये हो गया आपका जाकर के अल्वियोलाई, इसको क्या बोलते हैं बेटा अल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। यही एयर सैक है। तो देखो ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंकाई तक जो भी रास्ता आया ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कहाँ से कहाँ तक, ट्रैकिया से लेकर के, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जहां ट्रैकिया स्टार्ट हुआ है, ट्रैकिया से लेकर के आपका जो स्टार्ट हुआ है बेटा कहाँ तक, ये आया है आपका इनिशियल ब्रोंकियोल तक। कहाँ तक आया बच्चों, इनिशियल ब्रोंकियोल। यहां तक के जो रास्ता है, यहां तक के जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, कार्टिलेजिनस होता है, यानी कार्टिलेज का बना होता है। और इनको हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट होता है, कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है ना। यानी कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या आएगा, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स,
उसके बाद फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्सरी ब्रोंकियोल और इनिशियल ब्रोंकियोल। और फिर जो अल्वियोलाई है, ये आपका जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये अल्वियोलाई, और इस अल्वियोलाई का जो छोटा सा एक डक्ट होता है ना, तो ये पूरा का पूरा इतना दूर का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है, रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। तो एक्सचेंज पार्ट में क्या आएगा, ये डक्ट आ जाएगा, ये छोटा सा एक डक्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये डक्ट होता है, डक्ट ऑफ अल्वियोलाई। तो डक्ट ऑफ अल्वियोलाई और रेस्पिरेटरी और अल्वियोलाई, ये दोनों रेस्पिरेटरी पार्ट है, यहीं पे एक्सचेंज होता है गैसेज का, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। देखिए आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद फिर इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर अल्वियोलाई हो गया, ओके। और मैंने बताया कि ये सब किसका बना हुआ है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज का बना हुआ है। अल्वियोलाई किसका होता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कार्टिलेज का नहीं बना हुआ होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा ये लंग्स का स्ट्रक्चर देख लो बच्चे लोग, ये आपका इपिग्लोटिस हो गया, ट्रैकिया हो गया, लैरिंग्स हो गया। लंग्स के ऊपर में देखिए, लंग्स जो होता है वो ट्राईएंगुलर शेप होता है, दो चैम्बर होते हैं। अदर ये राइट साइड वाला हो गया, ये लेफ्ट साइड वाला हो गया, राइट साइड वाला हो गया। तो राइट साइड में 2 चैम्बर होता है, इधर 3 चैम्बर होता है। लंग्स 3 चैम्बर का बना होता है, 2 चैम्बर का बना होता है, पर वो चीज़ एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया तो उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। ये जो लंग्स है इसके ऊपर में 2 मेम्ब्रेन है, देखो इसको लिखा गया है प्लूरल मेम्ब्रेन, अंदर वाला और बाहर वाला, और उसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ये देखो बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसको अल्वियोलाई बोलते हैं बेटा। ये बैलून लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, और ये ब्रैंकियोल है, ठीक है, ब्रोंकियोल, जिसको हम लोग इनिशियल ब्रोंकियोल। इसके नीचे एक मसल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है, ओके। और ये लंग्स हो गया। लंग्स के देखिए लेफ्ट जो लंग्स है इसमें एक डिप्रेशन होता है, इसको कार्डियक नॉच बोलते हैं, यहीं पे आपका हार्ट सिचुएटेड होता है। हार्ट इज सिचुएटेड इन द कार्डियक नॉच ऑफ द लेफ्ट लंग। ये देखिए हार्ट लेफ्ट लंग में ये होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, है ना, ये देखिए हार्ट का हो गया बेटा, ठीक है। चलिए और उसके बाद फिर मैंने क्या क्या बताया आपको, आइए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, तो आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रैकिया से जो स्टार्ट हो रहा है ना, और कहाँ तक जा रहा है, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। इसको हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं बेटा, कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। और जो अल्वियोलाई हो गया और उसका डक्ट हो गया, ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। तो 2 पार्ट होते हैं, इसको ध्यान रखना है। अच्छा लंग्स के बारे में बोला कि लंग्स जो होता है वो थोरेसिस चैम्बर में, थोरेसिस चैम्बर देखे होंगे आपने, ये जो आपका हार्ट जो है वो आपके चैम्बर में फिट है ना। थोरेसिस चैम्बर जो आपका होता है थोरेक्स रीजन में, है ना। जो आपका चेस्ट है, अपने चेस्ट पे हाथ रखो, तो ये चेस्ट पे जो आप हाथ रखोगे, आप कभी फील भी करो अप एंड डाउन हो रहा है जो चेस्ट, तो ये क्या है, ये सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट अप डाउन। आगे एनसीईआरटी में लिखा भी गया है ये बात, देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे पढ़ो, लिखा भी गया है पहले पेज पे कि कहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे है, आप देखिएगा, प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, है ना। तो यही प्रोसेस क्यों हो, ऐसा अप एंड डाउन क्यों होता है, ब्रीदिंग की वजह से। हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसके वजह से हमारा अप एंड डाउन हो रहा है चीज़ें, समझते हो बात को। चलो आगे आ जाओ बेटा। यहाँ पे देखिए, तो मैंने क्या बोला, एक तो कंडक्टिंग पार्ट होता है, कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है, अप टू कहाँ तक आएगा, इनिशियल ब्रोंकियोल तक। और उसके बाद फिर जो अल्वियोलाई हो गया, अल्वियोलाई में एक छोटा सा डक्ट होता है, दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। तो इतना बात आपको याद रखना। फिर नीचे देखिए लिखा गया है, लंग्स जो है वो सिचुएटेड होता है थोरेसिस चैम्बर में, और थोरेसिस चैम्बर एक प्रकार का एयर टाइट चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर है। अगर तुम किसी आदमी को थोरेक्स में अगर तुम
पिन लेकर के चुभा दोगे तो उसका वो मर जाएगा आदमी, ठीक है कि नहीं। तो ये थोरेस जो होता है, आपका जो थोरेसिस चैम्बर है वो एयर टाइट चैम्बर होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो आपका जो आपका मुंह है वो कौन सा साइड है, आपका जो माउथ हो गया या आपका जो चेस्ट हो गया, ये कौन सा साइड है, ये आपका वेंट्रल साइड कहलाता है। और आपका पीछे वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, बैक साइड होता है। जैसे ये है तो ये आपका वेंट्रल साइड है, जो आगे वाला जो आपका फेस, आपका चेहरा किधर है, वेंट्रल साइड पे, और जो आपका पीछे है वो पीछे वाला जो आपका है बैक साइड है ना, तो बैक साइड को डॉर्सल साइड बोलते हैं। और जो आपका हाथ है वो लैटरल साइड में है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, थोरेसिस चैम्बर जो होता है उसके देखिए ध्यान दीजिएगा, द थोरेसिस चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाई वेंट्रल कॉलम। पीछे साइड में क्या होता है, वर्टेब्रल कॉलम होता है। क्या होता है बेटा, वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रा देखा हो ना, वर्टेब्रल कॉलम होता है, नहीं देखो तो मैं अभी डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा। वर्टेब्रल कॉलम होता है पीछे साइड में। और आगे साइड में क्या होता है, एक स्टर्नम होता है। आगे साइड में क्या होता है, एक स्टर्नम होता है। लैटरल साइड में क्या होता है, रिब्स होते हैं, ठीक है। और नीचे में एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, डोम मतलब ऐसे उठा हुआ है ना, ऐसे जैसे होता है ना कॉन्वेक्स सरफेस, उसी टाइप का डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। अगर ये नहीं देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप एक गूगल से इमेज निकालिए और आप थोरेसिस कैविटी का खोज करके देखिए। मैं चाहूँ तो मैं भी दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट वेट कीजिए। एक मिनट वेट कीजिए बच्चों लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ इमेज पिक्चर। पहले तो एक ये डायग्राम देख लो। पहले तो आप एक ये डायग्राम देख लीजिए, है ना। इस डायग्राम को देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा। एक मिनट रुकिए। यहाँ देखिए, ये आपका लंग्स है ना बेटा, ये क्या है, आपका लंग्स है। देखिए ये लंग्स है, लंग्स में आपको दो पार्ट दिखे, देखो बीच से डिवाइडिंग दिखाई दे रहा है, इसको ऑब्लिक फिशर बोलते हैं, ठीक है। जो लाइनिंग बना हुआ है इसको ऑब्लिक फिशर बोलते हैं। तो ये लंग्स आपके दो पार्ट में है, ये लेफ्ट साइड वाला, इसमें दो चैम्बर है, सुपीरियर चैम्बर और नीचे वाला को इन्फीरियर चैम्बर बोलते हैं। यहाँ पे देखो 3 चैम्बर बना हुआ है, सुपीरियर चैम्बर, बीच वाला मिडिल चैम्बर और नीचे वाला इन्फीरियर चैम्बर है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइनिंग बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। ये जो लाइनिंग बना हुआ है इसको हॉरिजॉन्टल फिशर बोलते हैं। और यहाँ पे ऑब्लिक फिशर है, तो ऑब्लिक फिशर इधर भी है और इधर भी है, पर इधर हॉरिजॉन्टल फिशर आपको नहीं दिखाई दे रहा। और ये देखिए इस बीच पॉइंट में आपका ये जो है, इस पॉइंट पे हार्ट आपका सिचुएटेड है। ये जो डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है ना लेफ्ट लंग में, इसको कार्डियक नॉच बोलते हैं। और ये देखो पीछे साइड में वर्टेब्रल कॉलम दिखाई दे रहा है, बैक साइड में, ठीक है। तो पीछे साइड में वर्टेब्रल कॉलम होता है। यहाँ पे आपका ये रिब केज, यहाँ पे तो अभी रिब केज नहीं दिखाएगा, मेरे को एक मिनट रिब केज का पिक्चर दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखो यहाँ पे देखिए, ये आपका रिब केज का पिक्चर है ना। ये जो चीज़ है ना आगे वाला एक पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्टर्नम, ठीक है। ये स्टर्नम है और पीछे में वर्टेब्रल कॉलम हो गया, ये बैकबोन जो जिसको बोलते हैं, और साइड से लेटरल साइड में ये रिब्स होता है। तो यही लिखा गया, वेंट्रल पे स्टर्नम और डोर्सल पे बैकबोन जिसको वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं, लेटरल साइड में रिब्स और नीचे साइड में लोअर साइड में डायफ्राम। ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, ऐसे जो है ना, ये जो ऐसे बना हुआ है इसको बोलते हैं डोम शेप। यही बात एनसीईआरटी में लिखी गई है, कुछ दूसरा बात नहीं लिखा गया। देखो क्या लिखा गया है ना, कि थोरेसिस चैम्बर में डोर्सल साइड पे क्या होता है, वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। तो देखिए पीछे साइड डोर्सल मतलब ये वर्टेब्रल कॉलम हो गया है ना, पीछे साइड में, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया, और ये डोम शेप नीचे डायग्राम होता है, लेटरल साइड में रिब्स होता है, नीचे डायग्राम हो गया डोम शेप, और लेटरल साइड किनारे साइड में हो गया आपका रिब्स और आगे साइड में आपका स्टर्नम हो गया। तो ये बात लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिखाए गए हैं, है ना।
जिसको हम लोग बोलते हैं ये इसमें ब्रीदिंग होता है, तो उसमें कुछ स्टेप दिखाए गए हैं। तो स्टेप में क्या होता है, जैसे पहले आप सांस लेते हो तो रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप आते हैं। पहला तो आप पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, जिसमें कि हम लोग ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वो अल्वियोलाई में आता है। अल्वियोलाई से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में हो जाता है। तो अल्वियोलाई और एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है। गैस का डिफ्यूजन कैसे होता है कि अल्वियोलाई से ब्लड वेसल में ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से ऑक्सीजन में आएगा। तो जो अल्वियोलाई का मेम्ब्रेन होता है और ब्लड वेसल का मेम्ब्रेन होता है, उनके बीच में गैस का डिफ्यूजन होगा। फिर उस गैस को, जो ऑक्सीजन गैस होगा, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ब्लड के द्वारा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अब टिश्यू के पास चला जाएगा। तो टिश्यू में फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, टिश्यू के अंदर में ऑक्सीजन चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में चला जाएगा। फिर वो जो टिश्यू से ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन सेल के अंदर में जाएगा, टिश्यू के अंदर में वो ग्लूकोज को तोड़ेगा और उसे एनर्जी बनाएगा। देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर द कैटाबोलिक एक्टिविटी, मतलब अमीनो एसिड को, ग्लूकोज को, फैटी एसिड को तोड़ करके और उनसे एटीपी बनाएगा। तो ये 5 स्टेप होते हैं: पल्मोनरी वेंटिलेशन, डिफ्यूजन ऑफ गैस across the alveolar membrane, transport of gas by the blood, diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and tissue, utilization of oxygen by the cells for the catabolic reaction and resultant release of carbon dioxide। जब कोई भी चीज़ टूटेगा, क्रेब साइकिल चलता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लिंक रिएक्शन चलता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी पहले चैप्टर 14 में सेलुलर रेस्पिरेशन डिटेल से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज भर के लिए बच्चों यहीं पे हम लोग इस वीडियो को स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे होता है, इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए ज़रूर।